नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज आपके साथ अगेन हॉर्टिकल्चर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और आगे आपके साथ एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस की भी सीरीज कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी एक स्पेशल सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपको वीक के अंदर तीनों हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इसके अलावा एक एलाइड सेशन और प्लस में सीसीआई, तो इन सभी के लिए सेशन आपको मिलने वाला है। और यहाँ अगर हम बात करें तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आईबीपीएस एएफओ के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच जो है वो रन कर दिया है। और इसी के साथ में हम लोग आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली एक हरियाणा एडीओ और एक आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर बैच का एक्सक्लूसिव, यानी कि तीनों ही सेपरेट बैच हम लोग रन कर रहे हैं, जो कि रिसेंट यानी कि कल से ही स्टार्ट हुआ है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, या तो उसको ज्वाइन वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इन बैचेस के अंदर हम आपको पूरा जो कंटेंट होता है आपके एग्रीकल्चर एग्जाम का वो कवर करवाते हैं। जैसे कि सीसीआई का एक स्पेशल बैच हम लोगों ने रन किया है, जिसमें टेस्ट सीरीज बैच अलग है, पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज अलग है, वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज अलग है। तो तीनों के अंदर आपको जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट है आप उनको परचेज कर सकते हो और अपना बेनिफिट ले सकते हो। आईबीपीएस एएफओ के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों ही हम लोग कवर करवाते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए अभी रिसेंटली बहुत ही कम फीस के साथ, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के ऑफर की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी, और एक बहुत ही मैनरिज्म तरीके के साथ ये कोर्स आपको कवर करवाया जाएगा। तो जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि आपके पास समय कम है और अभी जितना समय बचा है उसको यूटिलाइज करें। तो चलिए आपका बढ़ते हैं हम लोग आज के इस सेशन के ऊपर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है द ऑप्टिमम प्लांटिंग डिस्टेंस फॉर अर्ली वेराइटीज ऑफ कैबेज इज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो कैबेज है ना, तो उसको जब हम प्लांटिंग करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि एक तो अर्ली प्लांटिंग होती है, एक मिड प्लांटिंग होती है, एक लेट प्लांटिंग होती है, यानी कि किस टाइम पे हम उसकी सोइंग कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू प्लांटिंग टाइम इसमें आपका स्पेसिंग जो होता है वो भी मेंटेन किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जब हम अर्ली प्लांटिंग करते हैं तो हमें स्पेसिंग जो है वो कितना मेंटेन करना चाहिए। पहला ऑप्शन है 30:30 सेंटीमीटर, दूसरा है 45:45 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट है 60:45 सेंटीमीटर, अदरवाइज 60:60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो स्पेसिंग आपका होता है ये रो टू रो और आपका प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग हो, सॉरी, प्लांट टू प्लांट और रो टू स्पेसिंग होता है। ठीक है, रिवर्स कर लिया। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो आपका प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग होता है उसको मेंटेन करने की बात हो रही है कि कितना हमें मेंटेन करना चाहिए। तो ये आपका आंसर क्या होगा? 30:30 होगा, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर करिए ताकि आप लोग आंसर कर पाए। देखो, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आपको आए ना आए आप कोशिश करो आंसर करने की, कुछ आइडिया लगाने की, क्योंकि हर तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन करने की आंसर करने की कोशिश करोगे तभी आपको आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा 45:45 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। और यहाँ आपको एक पूरा टेबल मिल रहा है। इस टेबल के अकॉर्डिंग एक तो याद कर लीजिएगा कि जो अर्ली सोइंग है, मिड सोइंग है और लेट सोइंग है, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिंग आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अर्ली सोइंग में या तो 45:45 होगा या 60:30 होगा। ये आपका 30:60 नहीं है, क्योंकि कई बार वहाँ पे 30:60 दिया होता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो ध्यान रखना, क्योंकि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दोनों में हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा। और फिर बारी आती है जी, ये आपका मिड के लिए है 60:40, और ये यहाँ पर आपका जो दिया गया है दैट इज लेट के लिए 60:60 और 75:60। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, अच्छा, ये जो आपका सोर्स है वो क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ से लिया गया है, कैसे याद करेंगे। अगर आपको कल के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के बाद कई बार आपके आंसर जो होते हैं वो रॉन्ग भी हो जाते हैं। जैसे आज के इस पेपर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और उनका आप लोग कैसे आंसर कर सकते हो, क्या बाद में आप आंसर दे सकते हो, तो वो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच इज एन एडिबल पॉडेड वेराइटी ऑफ पी।
आप लोगों को पता है मटर जो है, जैसे हम लोग मटर को छील के उसके दाने जो है वो खा लेते हैं, तो वो तो ठीक है, नॉर्मल बात है सबके लिए। लेकिन कुछ वैरायटी स्पेसिफिकली टेबल पर्पस के लिए इसलिए बनाई गई है कि इन पी को भी एज इट इज सैलेड के फॉर्म में खाया जा सके। मतलब जैसे आप लोग टमाटर को डायरेक्टली हार्वेस्ट कर लेते हो और खेत में ही खा जाते हो, होता ना कई बार, उसी प्रकार से जो उसका पोड है वो भी आपका एडिबल होता है, वो उसमें मतलब काफ़ी स्वीट सा टेस्ट आता है और वो काफ़ी अच्छा होता है। तो वो आपकी कौन सी वेराइटी यहाँ पर है, एरकेल है, बॉनविले है, ज्वार मटर 4 है, या आपका साल्विया है। तो अगर हम बात करें तो ये वैरायटी आपकी साल्विया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और इसमें मैंने कुछ वैरायटीज हैं जो यहाँ पर आपके सामने रखी हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं कई बार। जैसे आपके डेवलपिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर IIHR के द्वारा अर्का अजीत है, और अर्का अजीत जो वैरायटी है आपकी पी की, मटर की, ये रेजिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है मटर के अंदर या पी के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि एक फंगल डिजीज है, पैथोजेंस की फॉर्म में बात करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी आपको देखने को मिलता है। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एरिस्पी पॉलीगनी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो दूसरी वैरायटी है वो भी आपकी IIHR से ही है। अच्छा, अब वैरायटीज के अंदर क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं, एक तो पहला क्वेश्चन आता है कि अगर उसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जैसे अभी हमने देखा कि पी की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो जिसका पोड भी आपका एडिबल होता है, तो उसमें आपको आंसर यहाँ पर साल्विया करना पड़ा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये वैरायटी स्पेसिफिकली किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई है, या इनमें किसी प्रकार का कोई डिजीज या पैथोजन के अगेंस्ट में कोई रेजिस्टेंट अगर है वैरायटी में, तो वो भी आपके एग्जाम्स के अंदर कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है डायरेक्टली उससे एसोसिएशन की पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर क्या आपका रेजिस्टेंट है या टॉलरेंस है, या डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि भाई पर्टिकुलर जो आपका ये डिजीज या पैथोजन रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है इनमें से। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए, और ये सारी वैरायटीज नहीं, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज है उनके बारे में नॉलेज आपको होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं स्पेसिफिकली जो मेजर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, वो मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। अब जैसे आपका IRI यानी कि न्यू दिल्ली के द्वारा एरकेल, बॉनविले और साल्विया, ये तीनों ही वैरायटीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब एरकेल की बात करें तो ये आपकी अर्ली सोइंग वैरायटी है, और इंग्लैंड ड्वार्फ प्लांट से इसको जो है आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो डबल पोड एट द लोअर नोड एंड सिंगल एट द अपर नोड, यानी कि इसके अंदर आपकी लोअर नोड्स के ऊपर डबल पोड और आपकी जो अपर नोड्स होती हैं उनके अंदर सिंगल पोड देखने को मिलते हैं। और पोड का साइज जो है वो 8.8 सेंटीमीटर और लगभग सिक्कल शेप है ना, जैसे दराती की शेप होती है उसी शेप में देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर बॉनविले की तो ये एक मिड सीजन आपकी वैरायटी है जो कि USA से इंट्रोड्यूस किसको करवाया गया था। और ये आपका यहाँ पर मीडियम जो टाल प्लांट होते हैं इनके अंदर भी आपके डबल पोड देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो साल्विया एक आपकी एडिबल पॉटेड वैरायटी है जो कि किचन गार्डनिंग के लिए सूटेबल है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर IRI रीजनल स्टेशन कैटरियन के द्वारा जो कि आपका यहाँ पर लिंकलिन वैरायटी है, और जो लिंकलिन वैरायटी है ये आपके यहाँ पर अर्ली सीजन वैरायटी है जो कि फ्रांस से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और ये मीडियम टॉल प्लांट बियरिंग द डबल पोड। ठीक है, तो यहाँ आपके इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में जो वैरायटीज हैं इनको जरूर याद करें। या फिर हम बात करें यहाँ पर काशी नंदिनी वैरायटी की, तो जो आपकी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज है जिसको पेडिग्री सिलेक्शन के साथ डेवलप किया गया है, और ये टॉलरेंट है आपकी लीफ माइनर और पॉट बोरर के अगेंस्ट में। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है, इन टॉपिक को समझने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को याद कर पाते हो, देखो हर चीज़ मैं ये नहीं कहता कि हर एक चीज़ क्लास में आपको याद हो जाती है, लेकिन आप इनको लिख लोगे, नोट्स बनाओगे, आप डेली अगर इनके ऊपर काम करोगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको याद नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, टाइम निकालना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए समस्या क्या हो रहा है कि हम लोग किसी भी चीज को, जैसे खासकर स्टडी को टाइम देना चाहते हैं तो स्टडी के लिए काफी इरिटेबल लगता है कि इतना टाइम हम लोग कैसे दे सकते हैं। और एक चीज और यहां पर बताना चाहता हूं कि जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पर ऐसे लगता है कि यार पढ़ाई हमें क्या दे देगी, है ना, 1-2 दिन 3 दिन पढ़कर, 4 दिन पढ़कर, और कई बार 1 साल के पढ़ाई के बाद भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता। लेकिन जैसे आपको पता होगा एक सीड की जब आप बिजाई करते हो, सोइंग करते हो, तो सोइंग के बाद आपका सीड जो है वो रोटन यानी कि गलना स्टार्ट होता है, और वही मिट्टी उसको गलाती है। और अगर ये सीड फोकस कर दे कि मेरे को तो गलाया जा रहा है इस मिट्टी के द्वारा, और वो इस मिट्टी के ऊपर फोकस कर ले, तो कभी भी जर्मिनेट भी नहीं कर पाएगा, ग्रोथ तो बाद की बात है। लेकिन सीड किस पे फोकस करता है, वो अपनी जर्मिनेशन पे फोकस करता है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करता है, और वो ग्रो कर जाता है। लेकिन बाद में वही मिट्टी जो इसको पहले गला रही थी, वही बाद में उसको नरिश भी करती है, स्पॉट भी देती है, हर प्रकार से उसको हेल्प करती है ग्रो करने में, डेवलप
करने में। इसका मतलब जो कंडीशंस आज आपके लिए काफी क्रिटिकल्स हो रही हैं, या फिर ये कह सकते हो कि आज आपके लिए काफी जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव है, वो आज आपके आने वाले टाइम के लिए काफी बेटर भी हो सकती है। तो इस बात को अगर आप लोग समझ गए तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, और यही चीज हमें इंपॉर्टेंटली समझनी भी पड़ेगी। अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ब्रिंजल प्रोड्यूस द राउंड शेप फ्रूट। तो राउंड शेप फ्रूट जो है वो कौन सा ब्रिंजल या कौन सी वेराइटी प्रोड्यूस करती है? पूषा क्रांति, आजाद क्रांति, पंत सम्राट, या आपका पंत ऋतुराज। तो देखो अब वही बात है, अगेन वेराइटीज के रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, और राजस्थान के अंदर आपका एक केआरओ का एग्जाम होता है, उस क्वेश्चन वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते भी हैं और आपको याद भी करने पड़ेंगे। आप ये मत समझिए कि ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कोई बना दिए और मैं लेकर आ गया, नहीं, ये क्वेश्चंस इस प्रकार के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और रिपीट भी होते हैं बहुत बार। इसका आंसर यहां पर क्या होगा जी? पंत ऋतुराज, जो कि आपका एक राउंड शेप जो फ्रूट्स है, ब्रिंजल वैरायटी है, उसको प्रोड्यूस करता है। अब जैसे यहां अगर हम बात करें तो कुछ आपकी वैरायटीज हैं, जैसे कि पंत ऋतुराज जो कि लार्ज पर्पल राउंड फ्रूट्स को प्रोड्यूस करती है। वहीं पर पंत सम्राट की बात करें तो रेजिस्टेंट है किसके अगेंस्ट में? बैक्टीरियल विल्ट और आपका फोमोसिस ब्लाइट के अगेंस्ट में। और वहीं अगर हम बात करें तो पूषा क्रांति, ये एक ऑबलंग आपकी फ्रूट प्रोड्यूसिंग वैरायटी है, जिसका 15 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका डार्क पर्पल फ्रूट देखने को मिलता है। और पर्पल पूसा पर्पल क्लस्टर की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग डीप पर्पल फ्रूट जो है इसके अंदर क्लस्टर्स में डेवलप होते हैं, और आपका ये बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट में, सॉरी बैक्टीरियल विल्ट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है। पूषा पर्पल लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग पर्पल ग्लोसी फ्रूट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, और पूषा भैरवी की बात करें तो रेजिस्टेंट आपका फोमोसिस ब्लाइट के अगेंस्ट में, और इसमें लॉन्ग और पर्पल फ्रूट आपके देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप इज क्रॉस पॉलिनेटेड ड्यू टू प्रोटेंड्री। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक प्रोटेंड्री होता है, एक प्रोटोगाइनी होता है। प्रोटेंड्री में आपका एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट पहले मैच्योर कर जाता है, जैसे कि हमारा मेज में देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पर आपका प्रोटोगाइनी होता है जिसके अंदर गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट पहले मैच्योर कर जाता है, जो कि आपका पर्ल मिलेट में देखने को मिलता है अगर हम सीरियल्स या फील्ड क्रॉप की बात करें। लेकिन यहां पर आपका वेजिटेबल्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो क्रॉस पोलिनेशन है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? आपका प्रोटेंड्री की वजह से। और ये किस पर्टिकुलर वेजिटेबल क्रॉप में है? अनियन में, रेडिश में, कैबेज में, या फिर आपका कॉलीफ्लावर में। तो एक तो ये आपके कैरेट में होता है, ठीक है, और कैरेट के साथ साथ ये जो है आपका अनियन में भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर है अगर कैरेट होता तो, लेकिन ये कैरेट नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है? अनियन है, तो अनियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बता दिया कि इन फ्यूचर अगर इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग याद रख सकते हो। अब बारी आती है यहाँ पर, अच्छा इसके अंदर आपके इफेक्ट ऑफ इथाइलिन की बात करें तो इसके बेसिस पर आपका जैसे टाइप ऑफ क्रॉप सेल्फ पोलिनेटेड है, क्रॉस पोलिनेटेड है, या ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड है। इसमें बात करें तो एक्सटेंट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो कितना होता है? तो लगभग सेल्फ पोलिनेशन के अंदर 0 to 5% क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस होते हैं। ऑफन क्रॉस के अंदर 5 से 10 या 5 से 15% चांसेस होते हैं क्रॉस पोलिनेशन के, और मोर देन 15% जो है चांसेस होते हैं, या मोर देन 30% चांसेस होते हैं आपके यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन के। किसके अंदर? आपके क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर। क्रॉप की बात करें तो सेल्फ पोलिनेशन में टोमेटो, पी, बीन, लेट्यूस आ जाएगा। चिली, कैप्सिकम, ब्रिंजल, ओकरा जो है ऑफन में आ जाएंगे। और कोल क्रॉप और कुकुरबिट्स की बात करें तो ये आपके क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, विच स्पीसीज ऑफ ओकरा इज यूज्ड एज ए रेजिस्टेंट डोनर टू येलो वेन मोजेक वायरस। अब देखो येलो वेन मोजेक वायरस के अगेंस्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ओकरा यानी कि लेडी फिंगर या भिंडी की वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट होती है। अब देखो यहां अगर हम बात करें ना तो जो आपका अबेलमस्कस एस्कुलेंटस ये वैरायटी हम ज़्यादातर ग्रो करवाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अभी ससेप्टिबल है किसके अगेंस्ट में? इस येलो वेन मोजेक वायरस के डिजीज़ के अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ आप लोगों ने दो ऑप्शन पढ़े होंगे जो कि ज़्यादातर रेजिस्टेंट की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। एक आपका है मैनीहॉट, और जो आपका दूसरी वैरायटी है यहाँ पर मॉस्टर्स। लेकिन इनमें से अगर हम बात करें तो मेजर ये वैरायटी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, और सेकंड नंबर पे ये आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था, मुझे नहीं पता कि उस टाइम उन लोगों ने आंसर की में मैनीहॉट दिया हुआ है शायद, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? ये जो है ऑप्शन सी होगा, और ये हमें याद भी रखना है, ठीक है। तो क्योंकि रीजन क्या है कि ये वैरायटी आपकी, या सॉरी ये स्पीसीज आपकी जो है इस स्पीसीज से ज्यादा रेजिस्टेंट है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये आपकी सारी की सारी स्पीसीज की बात करें तो किसकी है? ओकरा की ही है, लेकिन इनमें से ज्यादा रेजिस्टेंट जो है वो आपकी ये सी ऑप्शन है, और आपका उसके बाद सेकंड नंबर पे बी ऑप्शन यानी कि मैनीहॉट वैरायटी आ जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज एडेड इन पोल्ट्री फीड टू इंटेंसिफाई द कलर ऑफ योक। अब देखो जो आपका एग होता है उसके अंदर योक जो है उसका येलो कलर हमें देखने को मिलता है, तो उस
एग के अंदर जो येलो कलर है उसको अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आज हमारे प्रोडक्ट्स हम लोग जो कंज्यूम करते हैं मार्केट के अंदर, उनका जो कलरेशन होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है उसकी मार्केटिंग वैल्यू के ऊपर, उसकी जो डिमांड है उसके ऊपर, उसके बाद हमारा जो कंजप्शन बिहेवियर है उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका तरबूज है ना, वाटरमेलन है, वाटरमेलन अगर रेड से वाइट हो जाए तो उस केस में हमारा पहले ही थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें कम हो जाएगा, चाहे वो उससे ज़्यादा टेस्टी है, स्वीट है, वो बाद की बात है, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग जो है उसके अंदर उतना कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका मैंगो है, मैंगो नॉर्मली येलो हमें देखने को मिलता है, या ऑरेंजिस लगभग येलो हमें देखने को मिलता है, लेकिन वही अगर आपको पर्पल कलर में देखने को मिले तो कैसा लगेगा? आप कुछ हद तक हो सकता है कि बाद में उसका टेस्ट आपको बढ़िया लगे, सब कुछ लगे, लेकिन आपकी मेंटलिटी जो है उसके ऊपर सेट हो चुकी है। उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो एग योक है वो अगर येलोइस है, उसमें और ज़्यादा हम येलोइस लेके आना चाहते हैं, तो हम पोल्ट्री को एक फीड देते हैं, और उस फीड में कौन से फ्लावर को ऐड कर सकते हैं जिससे उसका जो एग का कलर है वो और ज़्यादा बेटर आए। अच्छा, अब इस कलर की बात करें तो इसमें कलर में डेफिनेटली किसी पिगमेंट का रोल होगा, और मेजरली कौन सा पिगमेंट होता है जो कि आपका येलो कलर प्रोवाइड करवाता है? डेफिनेटली कैरोटीनॉइड्स है। तो उसमें अगर हम बात करें तो कैरोटीनॉइड की बात जब भी हम लोग करेंगे तो कैरोटीनॉइड जो है वो इनमें से कौन सा फ्लावर ऐसा है जो मेजरली उन पिगमेंट्स को और ज्यादा बूस्टअप करेगा? तो यहाँ आंसर क्या हो सकता है? जरबरा, क्राइजेंथेमम, ग्लैडिया या आपका मैरीगोल्ड। तो आप लोग जानते हैं कि आईसीआर के द्वारा भी मैरीगोल्ड फ्लावर के जो पेटल्स हैं उनको ड्राई करने के बाद उनको जो है एज ए फीड के अंदर रिकमेंड किया जाता है कि ऐड करके उनको फीड दिया जाए, ताकि जो हमारा एग का योक का कलर है येलो वो और ज़्यादा बेटर हो सके। तो मैरीगोल्ड जो फ्लावर है उनके पेटल्स को उनके अंदर कैटनॉइड, स्पेसिफिकली जेंथोफिल्स की अमाउंट बात करें जैसे कि ल्यूटिन और जियाजेंथिन, ये दोनों ही ज़्यादा होते हैं, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? आपके जो एग के अंदर ये जो योक है उसका येलो कलर को और परमिट करने के अंदर। तो ड्राइड पेटल जो है जिसके अंदर लगभग 90% आपका यहाँ पर कैटनॉइड्स होते हैं, इनको हम लोग नेचुरली फूड एडिटिव्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं पोल्ट्री की स्किन के लिए और आपका एग योग कलर को मेंटेन करने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इन चीज़ों, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो खासकर कई बार काफ़ी अलग सी दिखती हैं, डिफरेंट दिखती हैं, तो हम इनको याद नहीं कर पाते हैं, हम इनको फोकस भी नहीं करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और खासकर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस तो आपके ज़्यादातर फोकस किए जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपका एनएससी का एग्जाम हुआ, तो उसमें हाँ ये भी मान सकता हूँ कि काफ़ी हद तक लेंथ जो है उनकी काफ़ी बड़ी होती है क्वेश्चंस की, और लेंथ अगर बड़ा होता है तो उसमें हम लोग कई बार ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है। हम लोग क्वेश्चन को समझ ना पाने के कारण भी कई बार हमसे मिस्टेक होती है। तो आप लोगों को मैं फिर बोल रहा हूं कि जितना आपकी समझ बेहतरीन होगी, जितने आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे, उतना ही आप आंसर्स करने में ज्यादा सक्षम हो पाएंगे, और उतनी ही आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। देखो एक्यूरेसी जितना जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्रूनिंग इन चैटी रोज लाइक रोज डेमेंशिया अंडर द राजस्थान कंडीशन? क्या पूछा गया कि भाई आपके चैटी रोज को लगाने का ऑप्टिमम टाइम क्या है राजस्थान कंडीशन के अंदर? तो है अक्टूबर, या फर्स्ट वीक ऑफ वीक टू थर्ड वीक ऑफ नवंबर, मिड जनवरी टू मिड फरवरी, मिड दिसंबर टू मिड जनवरी। तो वैसे इसका जो ऑप्टिमम टाइम होता है वो लास्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर होता है। तो लास्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर की बात करोगे तो यहां पर एक ही ऑप्शन है जो आपको देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज द ऑप्शन डी, एंड दिस इज द राइट आंसर, मिड दिसंबर टू मिड जनवरी। ठीक है, तो यहां आंसर क्या होगा जी? आपका ऑप्शन लास्ट डी होगा। और अब इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें तो रोज के बारे में, नाम है आपका रोजा हाइब्रिडा, रोजेसी फैमिली से है, क्रोमोसोम नंबर 2n=14 है, ओरिजिन इसका इंडिया है, और इसको हम क्वीन ऑफ फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। बात करें प्लांटिंग डिस्टेंस तो ये डिपेंड करता है कि रोज का टाइप कौन सा है और लोकेशन क्या है, लेकिन जैसे कि कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए स्पेसिंग जो है हम लोग कितना मेंटेन करते हैं? 60:30 सेंटीमीटर जो कि रिकमेंडेड है, और नॉर्मल स्पेसिंग की बात करें तो कितना होता है? 60:60। सेंटेड जो रोज होते हैं मेनली इनको प्रोपेगेट किसके द्वारा किया जाता है? कटिंग्स के द्वारा। हार्डवुड कटिंग जो है वो प्रेफर की जाती है, जिनको आप जो है ये कह सकते हो कि जैसे मतलब जैसे आपकी पॉलिंथिस की बात करें, क्लाइंबर्स की बात करें, रैम्बलर्स की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो हार्डवुड कटिंग, और सॉफ्टवुड एंड सेमी हार्डवुड कटिंग को रिकमेंड किया जाता है जब हम मिनिएचर रोजेस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और कटिंग की जो लेंथ होती है वो लगभग 15-20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 3 to 4 नोड उसमें प्रेजेंट हो सकती है एक सिंगल जो आपकी कटिंग है उसके अंदर। प्रूनिंग जो है हमें 90 सेंटीमीटर हाइट से करना होता है ग्राउंड लेवल से। और दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पर याद रखना ये कटिंग जो है वो कब करते हैं? दिसंबर के अंदर आपका आइडियल माना जाता है, या सॉरी प्रूनिंग जो आपकी कंसीडर की जाती है वो आपकी दिसंबर के अंदर बेटर मानी जाती है। अब बारी आती है जी, बेंट नेक इज ए डिसऑर्डर फाउंड इन।
जो बेंट नेक है वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये किस क्रॉप या किस फ्लावरिंग क्रॉप के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लावरिंग क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लेडुलस, दूसरा है रोज, तीसरा है कार्नेशन, चौथा ऑप्शन है आपका ट्यूबरोज। तो देखो आपके जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं खासकर आपकी फ्लावर क्रॉप्स के अंदर, फ्रूट क्रॉप के अंदर, या किसी भी पर्टिकुलर आपकी जो है फील्ड क्रॉप वगैरह के अंदर, तो हमें उन सभी को पता होना चाहिए। देखो याद अगर जितना अच्छे से करोगे इनको उतना ही बेहतरीन आपका और होता चला जाएगा। और इसमें आपको समझने की जरूरत है कि ये चीज जो है वो तभी बेटर हो सकती है जब हम इनके ऊपर टाइम थोड़ा सा स्पेंड करेंगे। जैसे मैंने आज कोशिश भी की है कि 2-3 फ्लावर के आपके जो डिसऑर्डर्स हैं उनको मैं यहाँ पर आपके सामने रख सकूं। तो जैसे बेंट नेक जो है वो आपका रोज का एक डिसऑर्डर है फिजियोलॉजिकल यहाँ पर, और लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर बेंट नेक में क्या होता है, यहाँ से ये जो है थोड़ा सा आपका जो है ब्रेक हो जाता है और उसके बाद जो उसकी पेटल्स के अंदर फंगस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या है आपका यहाँ पर ब्लाइंड शूट। ब्लाइंड शूट ये अब देखो ये सारे के सारे जो है किसके डिसऑर्डर हैं, रोज के हैं। पहला है ब्लाइंड शूट जिसके अंदर क्या है, नॉन फ्लावरिंग शूट ड्यू टू लो फोटोसिंथेसिस और लो टेम्परेचर मैनेज्ड बाय द बैंडिंग, प्रूनिंग, लाइटिंग, CO2 एनरिचमेंट एंड एस्कॉर्बिक एसिड स्प्रे। यानी कि क्या होता है कि जब आपका फ्लावरिंग जो शूट्स हैं उनके अंदर फ्लावर नहीं आ पाते, कारण क्या होता है कि या तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता, लाइट उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, या टेम्परेचर उसको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में ये समस्या देखने को मिलती है। लेकिन हम इन चीज़ों को अगर मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली इस जो आपकी प्रॉब्लम है उससे निजात पा सकते हैं। बेंट नेक जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, स्टेम आपका क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है आफ्टर हार्वेस्ट फ्रॉम द वाटर लॉस एंड पुअर हैंडलिंग। मतलब क्या होता है जब हम देखते हैं कि आपका जो उसको डंडी के साथ तोड़ा गया था, आपका जो कट रोज यहाँ पर होता है उसके अंदर कई बार ऊपर से वो टूट जाता है या फिर उसके अंदर जो है आपका झुकाव देखने को मिलता है। कारण ये होता है कि प्रॉपर उसके अंदर वाटर जो है आपका हम लोग नहीं रखते हैं, वाटर के साथ उसको स्प्रे नहीं करते हैं, तो उस केस में वो ये कह सकते हो पूर हैंडलिंग के साथ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट और सुक्रोज जो है एज ए प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में पोस्ट हार्वेस्टिंग के टाइम पर इसको अप्लाई करते हैं जिससे वो आपका फ्रेश बना रहे। क्योंकि आपको पता है फ्लावर्स को मार्केट के अंदर जरूरी तो नहीं है कि उसी टाइम पर बेच दिया जाएगा या फिर परचेज कर लिया जाएगा, तो उस केस में उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए ये चीज जरूरी है। और नेक्स्ट आपकी बारी आती है, अच्छा ये भी कई बार पूछ सकते हैं कि ये पोस्ट हार्वेस्टिंग आपका डिसऑर्डर है या फिर आपका ड्यूरिंग द ग्रोथ एक डिसऑर्डर है। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपके कई बार आ जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। बुलहेड क्या होता है, डीफॉर्म्ड ब्लूम कॉज्ड बाय द हार्मोनल इंबैलेंस। खासकर क्या है कि साइटोकाइनिन और जिबरलिन्स की जो अमाउंट है उनमें आपका काफी बैलेंस या डिसबैलेंस होने के कारण कह सकते हो कि जो ब्लूमिंग है वो नहीं हो पाती, और खासकर ये जो है लोअर नाइट टेम्परेचर होने के कारण ज्यादातर देखने को मिलता है। बात आती है बेलिंग। तो बेलिंग क्या होता है कि इनएबिलिटी होती है बर्ड की, वो ओपन नहीं हो पाता, कारण होता है कि एक्सेस मॉइस्चर जो है वो पेटल के ऊपर स्टिक होने के कारण, और वो आपका एक बेलिंग का शेप ले लेता है। यानी कि कह सकते हो ज्यादा मॉइस्चर या हैवी मॉइस्चर होने के कारण आपके जो बर्ड्स होते हैं वो ओपन नहीं हो पाते या एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपके पेटल्स। बात आती है बर्ड्स फेल टू ओपन ड्यू टू पेटल स्टिकीनेस फ्रॉम कूल डैम्प वेदर एंड मोर कॉमन इन हैवीली पेटल्ड वेराइटीज। मतलब जिन वेराइटीज के अंदर ज्यादा पेटल होते हैं उनमें ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बालिंग या सॉरी बेलिंग कह सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है जी आपके एंथोरियम डिसऑर्डर की। तो एंथोरियम के अंदर फोल्डर ईयर, स्टिकिंग, जैमिंग और क्रैक ये आपके मेन डिसऑर्डर हैं। जैसे कि फोल्डर ईयर की बात करें तो बेसल लोब जो होते हैं फ्लावर के वो आपके ओपन नहीं हो पाते, और इसमें कई रीजंस हो सकते हैं कि एक तो आपका मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कह सकते हो, लेकिन अभी तक प्रॉपरली इसका अननोन है, मतलब वेराइटीज वगैरह पर डिपेंडेंट काफी ज्यादा करता है ये। दूसरा है स्टिकिंग, तो स्वेथ रिमेन क्लोज्ड ड्यू टू स्टिकिंग एंड अकर इन द सर्टेन वेराइटी स्पेशली ड्यूरिंग द रैपिड ग्रोथ एंड लो ह्यूमिडिटी। जैमिंग, फ्लावर गेट्स स्ट्रक इन द टाइटली बाउंड sheath and often causing crack can be reduced by the increasing humidity at the substrate top layer। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन डिसऑर्डर्स को प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि पढ़ने की कोशिश करना। जैसे ये क्रैक्स, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्रैक्स ये मेनली डिसऑर्डर किस पर्टिकुलर फ्लावर क्रॉप के अंदर देखने को मिलता है, तो आपका एंथोरियम। फिर आपका यहाँ पर है जरबरा डिसऑर्डर जिसके अंदर बुशीनेस, स्टेम ब्रेक और आपका येलो एंड पर्पल मार्जिन देखने को मिलते हैं। ये 3 डिसऑर्डर हैं जो आपके जरबरा फ्लावर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इनको जरूर याद करें। इस लिस्ट को जो है आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आप आराम से इनका आंसर कर पाओ। ठीक है, अब बारी आती है जी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इथाइलिन स्क्रबर इन कट फ्लावर पैकेज। क्या बोला गया कि आपका
कौन सा ऐसा हम लोग इथाइलिन स्क्रबर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, या स्क्वेंजिंग, स्क्वेंजिंग का मतलब होता है इथाइलिन को एक प्रकार से एब्जॉर्ब कर लेना, उसके एमिशन को रिड्यूस कर देना, ताकि जो कट फ्लावर पैकेजेस हैं इनके अंदर जो है उसकी फ्रेशनेस बनी रहे। तो वहां पर क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड, या फिर आपका सिलिका। तो इसमें हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं वो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, अब देखिए यहां अगर हम बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ साथ बाकी और भी आपके काफी हैं जिनको आप याद कर सकते हो, और ये सारे के सारे आपके इथाइलिन स्क्वेंजिंग मटेरियल ही होते हैं। नेचुरल क्ले की बात करें तो इसमें आपके एग्जांपल ये हैं, जियोलाइट, हेलोसाइट, जैपनीज ओयास्टोन, या फिर आपका यहाँ पर कोरल, सिरेमिक्स। रीजनेटिव सॉर्बेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपका है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, या फिर आपका हेक्सिलिन ग्लाइकोल, या फिर स्क्वेलिन, या फिर आपका फिनाइमिथाइल सिलिकॉन, या फिर आपका पॉलीथाइलिन या पॉलीस्टाइलिन। लेकिन वहीं पर अगर हम कैटलिस्ट ऑक्सीडाइजर की बात करें तो जैसे आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारा आंसर था अभी, पोटेशियम डाइक्रोमेट, आयोडीन पेंटॉक्साइड, या आपका सिल्वर नाइट्रेट, या फिर आपका पैलेडियम। वहीं अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइंस की बात करें तो वो आपका बेंजीन हो सकता है, पाइरीन हो सकता है, डाइजिन ट्राइजिन हो सकते हैं, या आपका टेट्राजिन हो सकते हैं। इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल, क्रिस्टलिन एल्यूमिनोसिलिकेट्स, या फिर आपका किसलेग्यूर, या फिर आपका सिलिका जेल या एल्यूमिनो ऑक्साइड्स को भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ इथाइलिन स्क्वेंजर्स के लिए। तो इन चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सारे तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपकी नजर में से 2 से 3 बार निकल जाते हैं तो हमारे एग्जाम के टाइम पर वो चीज आपके सामने आ जाती है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इनको याद करना स्टार्ट करो, इनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, इनको रिवीजन करने का कोशिश करो जितना आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो यार, अब आपका काम है, मैं आपको यहां पर ये बोलूं कि आप लोग कर लोगे नहीं कर लोगे, वो बातें गलत है ना। और हर एक पर्सन का अपना अपना पोटेंशियल है, अपनी क्षमता के अनुसार आप काम भी करते हो, मेहनत भी करते हो। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो दुनिया के अंदर मेहनत नहीं करना चाहता या सक्सेस कामयाब नहीं होना चाहता। कई बार हमारी जो ऐसी मेंटलिटी बन जाती है, या फिर हम लोग उस चीज को नहीं देख पाते हैं जो हमारे लिए सही होती है या गलत होती है, और उसी के कारण हम लोग लैग कर जाते हैं। तो मेरा एक ही मानना है कि जीवन के अंदर अपने आप को सक्सीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को फोकस करो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ जैस्मिनम इज ग्रोन फॉर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन। मतलब कौन सी ऐसी स्पीसीज है जैस्मिन की जो कि मेनली ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, आप देखो ऑयल एक्सट्रैक्शन मेनली यहाँ पर ये कह सकते हो जिसको एसेंस या फिर मेनली आपका फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसी कौन सी स्पीसीज है, तो यहाँ पर आपका जो स्पेनिश स्पीसीज है उसको ज्यादातर यूज किया जाता है, एंड दैट इज द कौन सी है बताइए आप। जैस्मिन, यहाँ पर जैस्मिनम आर्बोरेंस है, या फिर आपका जैस्मिनम फ्लेक्सिलाइल है, या जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम है, या फिर आपका यहाँ पर अगस्टिफोलियम है। तो याद रखिएगा ये स्पीसीज आपकी है जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरियम, जो कि यहाँ पर आपकी काफी हद तक यूज की जाती है एज इन द फॉर्म ऑफ जो है आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए मेनली। ठीक है, अब हम बात करें जैस्मिन की, तो जैस्मिन स्पीसीज, इसका साइंटिफिक नेम, लोकल नेम जैस्मिन है, इसको हम जूही, चमेली, मोगरा, चंपा, बेला के नाम से भी जानते हैं। ओलियेसी इसकी फैमिली है। नेटिव है कहाँ से, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन से। इंट्रोड्यूस मेनली इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन मिड 16th सेंचुरी। वर्ल्ड फेमस जैस्मिन ऑयल जो है मेनली कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो स्पेनिश जैस्मिन है, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम, उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैस्मिन ऑयल इज यूज्ड इन शॉप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, है ना, आप लोग जानते हैं फ्रेग्रेंस वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो आपका अरेबियन जैस्मिन है, जैस्मिनम सैम्बेक, तो वो भी आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि चाइना के अंदर यूज किया जाता है इसको फ्लावरिंग टी के लिए, फ्लेवरिंग टी के लिए। और जैस्मिन फ्लावर आपका इसके अंदर येलो पिगमेंट जो होता है आर यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ सैफ्रॉन, मतलब जो आपका केसर है उसके सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है जैस्मिन फ्लावर के अंदर जो आपके येलो पिगमेंट्स होते हैं उनको। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग श्रब प्रोड्यूस फ्रेग्रेंट फ्लावर। क्या होता है कि आपका यहाँ पर कौन सी शब है जो कि फ्रेग्रेंट फ्लावर को प्रोड्यूस करती है। वैसे अगर हम बात करें तो ये जितने भी आपको शब्स देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे आपके फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब इन कंडीशंस में और ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि यार आंसर क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखो आपके सारे के सारे यहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किए जाते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स के लिए या फ्रेग्रेंट फ्लावर के लिए, लेकिन इसमें जो मोस्ट मतलब एक सेंटेड या कह सकते हो कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, मोरिया एक्सोटिका। तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलेंगे और कई बार ये भी कह सकते हो कि ये जरूरी नहीं है कि यहीं से आ जाएगा, है ना। तो ये इस
प्रकार के क्वेश्चन हमेशा रैंडमली आते हैं और कई बार हम लोग नहीं आंसर कर पाते हैं इनको, तो आप बेटर है कि इनको स्किप करो। इस प्रकार के क्वेश्चन स्किप करने के लिए एग्जाम में जरूरी नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसी बेवकूफी कभी मत करने की कोशिश करना कि मैं 100 के 100 अटेम्प्ट करूंगा, और हो भी नहीं पाएंगे, और हमारे गलत निकलेंगे ये भी आपको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम 100 को अटेम्प्ट करें। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग इनमें से 80 या 85 को अटेम्प्ट करें, पर ये 80 और 85 हमारे 100% करेक्ट होने चाहिए, और आपको कोई नहीं रोक पाएगा मेरिट में आने से, ये मेरी गारंटी है, आपके साथ वायदा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग इतना कर नहीं पाते हैं। हम लोग वही बात करते हैं कि पूरा का पूरा फोकस करते हैं कि हम लोग सारा ही कवर कर लेंगे, हमसे छूटे क्यों, और एक्चुअली में सारा ही छूट जाता है ना, यही सच्चाई है। हम लोग 15% को भी कवर नहीं कर पाते हैं, इसी कारण, क्योंकि हम सब कुछ कवर करना चाहते हैं और वो सब कुछ कभी नहीं कवर हो पाएगा। ये मेरा वायदा है आपसे। आप मुझे दिखा देना कि आप एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए थे, सारे क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए थे, आउट ऑफ 100 ले पाए थे। वो 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास की बातें हैं, जब हम लोग ऐसा कर पाते थे और हमारे एग्जाम अलग होते थे। अब ऐसा करना नामुमकिन है, ये ध्यान रखिएगा। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और हमें एग्जाम को पार करना है, सिलेक्शन लेना है, या फिर हमारा जॉब को पाना है। हमें कोई जहां पर यहां पर किसी को प्रूव करके और किसी प्रकार से कोई साबित नहीं करना है, क्योंकि इससे कोई साबित कुछ नहीं होता है। साबित होगा जब लाइफ के अंदर आप किसी प्रकार से एक बेटर और नोबल पर्सन बन पाते हो, है ना, एक आइडियल पर्सन बन पाते हो लोगों के लिए, वो एक मिसाल होती है ना। दिस इज राइट थिंग। चलिए अब बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जियोट्रॉपिकल बैंडिंग इज फाउंड इन। अब देखो जियोट्रॉपिकल बैंडिंग जो है वो अगेन एक आपका डिसऑर्डर का टाइप है। और देखो वैसे तो जो जियोट्रॉपिकल मूवमेंट है तो वो क्या होता है, जियोट्रॉपिकल बैंडिंग हर एक प्लांट में देखने को मिलता है। और होती क्या है, देखो जियोट्रॉपिज्म, ये वर्ड आपने सुना होगा, जियोट्रॉपिज्म, और दूसरा आपका होता है फोटोट्रॉपिज्म। तो हर प्लांट जो हमारा है ये दोनों मूवमेंट शो करता है। फोटोट्रॉपिज्म प्लांट का जो स्टेम पोर्शन होता है वो शो करता है, और जियोट्रॉपिज्म प्लांट का जो रूट पोर्शन होता है वो शो करता है। ठीक है, तो रूट की बैंडिंग कहां पर होती है, जियोट्रॉपिज्म फॉर्म के अंदर ही होती है। तो बोलोगे सर हर एक प्लांट के अंदर होता है, ऐसा क्या है, लेकिन ये जो जियोट्रॉपिकल बैंडिंग है वो एक डिसऑर्डर है, और वो आप लोग यहां पर शायद प्लांट या फ्लावर को देख के पहचान गए होंगे। इसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअली यहां पर जो आपके फ्लावर होते हैं वो आपके मुड़ जाते हैं, नीचे जमीन के पास चले जाते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी जो है उस पर आपका डिटेरियोरेशन हो जाता है, खराब हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आप कोई भी कंडीशन में इसको जान सकते हो। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, ये ग्लैडियोलस में देखने को मिलता है, और ये चीज आपको याद भी रखनी है, और यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, मिट्टी के नीचे लग जाते हैं, मिट्टी के साथ में लग जाते हैं, और उनकी क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका ग्लैडियोलस। अब बारी आती है जी आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ ट्यूबरोज इन नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन की बात करें तो यहां पर आपका जो ट्यूबरोज की प्लांटिंग टाइम है वो क्या होती है, दिसंबर जनवरी, फरवरी मार्च, जून जुलाई, या फिर आपका अक्टूबर नवंबर। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये आपका ज्यादातर मार्च अप्रैल लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहां पर मार्च अप्रैल का एक ही इफेक्टिव ऑप्शन आपके सामने है, एंड दैट इज द फरवरी मार्च, एंड ऑप्शन इज द बी राइट। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। और ये आपके ट्यूबरोज के बारे में कुछ इफेक्टिव जो है नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं, जैसे कि साइंटिफिक नेम पोलिंथस ट्यूबरोजा, फैमिली की बात करें तो एमरेलिडेसी, और कॉमन नेम की बात करें तो ट्यूबरोज, हिंदी नेम की बात करें तो इसको हम रजनीगंधा के नाम से जानते हैं, नेटिव ये मैक्सिको से है। और वहीं अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया के अंदर यूरोपियंस लेके आए थे कब, आपके 16th सेंचुरी के अंदर। और ट्यूबरोज की बात करते हैं तो ये एक हाफ हार्डी पेरेनियल और बल्बलेस प्लांट होता है, और इसके अंदर जो इसकी प्रोपेगेशन है वो हम बल्ब से करते हैं, जैसे कि आपके अनियन के अंदर किया जाता है, या फिर हम जो आपके बल्बिल्स के द्वारा हम लोग जो है किसको प्रोपगेट करते हैं, आपका लहसुन, है ना, उसकी हम जो करते हैं। ठीक है, गार्लिक। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट आपका, तो सूटेबल साइज यहाँ पर प्लांटिंग के लिए 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर बल्ब की बात हो रही है, और अबाउट 1.25 टू 1.5 लाख बल्ब जो है यहाँ पर नीड होते हैं पर हेक्टेयर के लिए। प्लांटिंग सीजन मार्च अप्रैल इन प्लेन एंड अप्रैल मई इन द हिल्स। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बात आती है कि व्हाट शुड बी द आइडियल नाइट टेम्परेचर फॉर रोज कल्टीवेशन। आइडियल नाइट टेम्परेचर रोज कल्टीवेशन की बात करें तो कितना होता है आपका, लगभग 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 डिग्री या उससे ऊपर ही होना चाहिए, 10 से मतलब कम से कम ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कितना रहेगा, 15 डिग्री सेल्सियस। फिर बारी आती है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक स्पॉट डिजीज इन रोज। रोज के अंदर जो ब्लैक स्पॉट डिजीज होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर
दिए गए हैं, जैसे कि आपका डिप्लोकैर्पम रोजे है, या डिप्लोडिया रोजेरम है, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है, या फिर आपका बोट्राइटिस सिनेरिया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, याद रखिएगा डिप्लोकैर्पम रोजे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर ए ही, जिसके अंदर रोजे ऑलरेडी मेंशन है, तो शायद आपका 99% यहाँ पर चला भी जाए दिमाग। लेकिन ये अगर हम बात करते हैं तो ये कह सकते हो कि नॉर्मली ह्यूमिड एरियाज के अंदर, या ह्यूमिड मंथ्स के अंदर, या ह्यूमिड जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर अकर करता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन सर्कुलर जो है ब्लैक स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके साथ साथ में मार्जिन जो होते हैं वो मतलब ब्रेक, आपका ये कह सकते हो फ्रिंज, मतलब उसके अंदर जो है टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर जो है कहीं ना कहीं मार्जिन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो लीफ जो होते हैं उनके अंदर आपका क्लोरोटिक मतलब क्लोरोसिस जो है वो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे किसका किया जाएगा, आप कार्बाइनेजिम, कैप्टन जो है इनकी स्प्रे कर सकते हो, जो आपके रिकमेंडेशन हैं उनके साथ में, मतलब क्योंकि ये फंगल डिजीज है तो डेफिनेटली हमें फंगिसाइड्स को ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शर्ब्स इज नाइट ब्लूमिंग, इनमें से कौन सी शर्ब है जो कि नाइट ब्लूमिंग होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका कैलेंड्रा हाइब्रिडा, दूसरा है हेमेलियम पेंटिस, और तीसरा आपका है नाक्टेंथस आर्बर ट्रिस्टिस, और चौथा ऑप्शन है सेस्ट्रम डायोनम। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो रात की लिली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका नाक्टेंथस आर्बर ट्रिटिस इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रात की रानी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर प्लांट। अब इंडोर प्लांट को लेकर यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है क्लोरोफाइटम कोमोसस, दूसरा आपका है डिफेनिया बेंकिया स्पीसीज, तीसरा है थनबेर्जिया इरेक्टा, और चौथा ऑप्शन है आपका गार्डेनर जेस्मिनोइड्स। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें तो ये और ये दोनों तो आपको पता है, इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो प्लांट होते हैं, जैसे कि ये जैस्मिन की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये तो हमारा बाहर लगाया जा सकता है, और ये एक बेल टाइप पौधा होता है जिसको आप बाहर से लगाते हो, है ना। इसको आपके पर्पल ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो जो आपका क्लोरोफेंटियम कॉस्मोस है, जिसको हम स्पाइडर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, और ये आपका जैसे एक स्नेक प्लांट होता है ना, उसी प्रकार से जो ब्रोड आपके लीफ होते हैं, ये दोनों ही इंडोर प्लांट होते हैं। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों ही क्या है, आपके इंडोर प्लांट होते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर इसको आंसर सही माना है, जो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि देखो दोनों ही इंडोर प्लांट है और दोनों को इंडोर प्लांट की फॉर्म में लगाया जाता है। ठीक है, तो उस केस में वहां पर मुझे नहीं पता कि बच्चों ने ऑब्जेक्शंस किया कि नहीं किया, बात की बात है, लेकिन ये दोनों ही आंसर यहाँ पर क्या है, राइट है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर आंसर जो किया हुआ था वो आपका इसको किया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कल्टीवार ऑफ ट्यूबरोज। इनमें से कौन सा ऐसा है वेराइटी जो यहाँ पर कल्टीवार नहीं है, वेराइटी नहीं है किसकी, ट्यूबरोज की, श्रृंगार, या फिर आपका रजत रेखा, स्वर्णा, या परज्वल। तो इनमें से परज्वल, रजत रेखा और श्रृंगार दोनों तीनों ही यहाँ पर क्या है, ट्यूबरोज की वेराइटीज हैं, कल्टीवार हैं, लेकिन स्वर्णा इसकी कल्टीवार नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो लेड आउट द राष्ट्रपति भवन गार्डन एट न्यू दिल्ली। जो न्यू दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन है, आप लोग जानते हैं कि काफ़ी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि इसका मूल गार्डन का, इसको पहले आई थिंक सो मुगल गार्डन भी बोलते थे, अभी इसका नाम बदलकर कुछ कर दिया गया है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। और स्प्रिंग के टाइम पर ये पब्लिक के लिए भी ओपन होता है, मतलब पब्लिक भी इसको देख सकती है, बसंत ऋतु के टाइम पर लोगों के लिए ओपन किया जाता है, और काफ़ी बड़ा है ये आपका। और जो है प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, और इसके अलावा जब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, तो उस टाइम पर इसका एक्सपेंशन भी काफ़ी हुआ था, यानी कि बाद में और भी डेवलपमेंट इसके अंदर हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें तो इसको जो डेवलपमेंट किया गया था, लेड किया गया था, वो किसने किया था, तो सर एडविन जो लुटियंस हैं उन्होंने इसको क्या किया था आपका उस टाइम पे मतलब बनाया था, या ये कह सकते हो कि इन्होंने इसको लेआउट किया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सर एडविन लुटियंस। और उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वो इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ बायो एस्थेटिक प्लांटिंग इन इंडिया। बायो एस्थेटिक प्लांटिंग का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम पौधों को या बायोटिक या एबायोटिक चीज़ों को यूज़ करके, फ्लावर्स को यूज़ करके, और एक आपके जो लैंड को ब्यूटीफाई करने का काम करते हैं, तो उसको हम बायो एस्थेटिक प्लांटिंग बोलते हैं। ठीक है, जिससे आपका दो पर्पस रोल आउट हो जाते हैं, एक तो आपका जो लैंड है उसका यूटिलाइज हो पाता है, दूसरा हम उसको ब्यूटीफाई कर पाते हैं, और तीसरा वहां से हम लोग अर्निंग भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3-4 के पर्पस यहाँ पर हम लोग कह सकते हो कि यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं, और वो हमारे इंडिया के अंदर लेके आने वाले या इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन थे, डॉक्टर एम.एस. रंधावा साहब थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, यहां से भी आपके क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। बात करते हैं, विच फ्लावर इज नोन एज क्वीन ऑफ ईस्ट। इनमें से कौन सा फ्लावर है जो कि आपका क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से
से जाना जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा क्वीन ऑफ फ्लावर आपके रोज को बोलते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ फ्लावर यहाँ पर जो आपका ईस्ट का है वो कौन सा है? क्राइजेंथेमम है, रोज है, ग्लेडुलस है या फिर आपका ट्यूलिप है? तो आंसर क्या होगा जी? क्राइजेंथेमम। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छा क्राइजेंथेमम की बात करें तो ये इसके अंदर साइंटिफिक नेम है डेंड्रेंथेमा ग्रैंडिफ्लोरा, लोकल नेम इसको क्राइजेंथेमम के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको गलदोदी बोलते हैं, एस्ट्रेसी ये फैमिली से है, और नेटिव यानी कि कहाँ से ये नेटिव है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मेनली यूरोपियन और आपका एशिया से। और टर्मिनल कटिंग्स की बात करें तो ये जून में ली जाती हैं। रूटेड कटिंग जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती है 15 सेंटीमीटर पोर्ट्स लेंथ के साथ आपके पोर्ट में एट द एंड ऑफ जुलाई। प्लांटिंग की बात करें तो रेडी फॉर पिंचिंग बाय द एंड ऑफ अगस्त और बिगिनिंग ऑफ सितंबर, एंड रिकमेंडेड स्पेसिंग जो है वो इसकी 30 to 30 सेंटीमीटर होती है, प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो। ठीक है, और प्रोपेगेटिवली वेजिटेटिवली जो है यहाँ पर इसको सकर्स के द्वारा, कटिंग्स के द्वारा और माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा हम इसको लगा सकते हैं, ये इसके प्रोपेगेशन मेथड होते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट बहुत जरूरी है। आप लोग इनको प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना आप लोग टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप लोग रिवीजन करोगे, उतना ही इसको और बेहतरीन याद कर पाओगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। तो ये हमारा यहाँ पर आज का सेशन था। अगेन आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने IBPS CFO के लिए एक्सक्लूसिव बैच रन कर दिया है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ, और इसको आज ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें आपको काफी ज्यादा फायदा भी होने वाला है। हम लोग क्लासेस देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, प्री मेंस और इंटरव्यू तक आपको पूरा गाइड किया जाएगा, यानी कि इनिशियल से के लास्ट तक। अभी टाइम आपका पास काफी है, 7 मंथ्स हैं, और इस एग्जाम को आप आराम से क्रैक कर सकते हो वैलिड गाइडेंस के साथ अगर आप लोग फॉलो करोगे, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करोगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम देना। आप अपनी, अगर देखो किसी भी चीज को टाइम नहीं दोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बेहतरीन गाइडेंस के साथ अगर अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो, देखो ठीक है बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं उनको कभी भी नहीं बोलता कि आप कोर्सेस लें या ना लें, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं अपने आप को डिसलोकेट पाते हो, या फिर कई बार कंटेंट को नहीं पढ़ पाते हो, नहीं उसमें टाइम लगा पाते हो, नहीं समझ में आ पाता है, तो उस केस में आपके लिए जरूरी हो जाता है, और आप अपना टाइम 1 साल के बाद कहीं आप लगाओगे, इससे अच्छा है कि आज ही उस चीज को पहचान लो, और अभी आपके पास मौका है, समय है, और इस समय को यूटिलाइज करते हुए अपना एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करो। और इसके साथ में आपका जो CCI का एग्जाम है वो आराम से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी वही कंटेंट आता है जो लगभग आपका इसमें है। ठीक है, और उसमें इससे भी कम आता है वहां पर, तो वो एग्जाम तो आराम से आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद है, बाकी CCI का आप सेपरेटली कोर्स भी परचेज कर सकते हो, लेकिन AFO का कोर्स अगर आप परचेज करते हो तो उसमें आपको CCI का परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको उसके अंदर कवर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।